गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेरा नाम विजय सिंह है और मैं आप सभी के लिए इंडियन हिस्ट्री की एक सीरीज़ लेके आया हूँ। सारे इम्पोर्टेंट एग्जामिनेशन जेपीएससी, जेएसएससी और दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को ध्यान में रखते हुए मैंने एक सीरीज़ शुरू की है जिसका नाम है इंडियन हिस्ट्री। तो इंडियन हिस्ट्री में जो है मैं ये तीसरा वीडियो लेके आ रहा हूँ और ये रिलेटेड है वैदिक पीरियड से। इससे पहले ऑलरेडी 2 वीडियोज़ जो हैं वो मैंने डाले हुए हैं यूट्यूब में, और जिसमें कि एक पहला जो वीडियो है वो स्टोन एज पे है और दूसरा वीडियो जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन पे है और ये तीसरा वीडियो जो है वैदिक पीरियड पे है। अगर आपने वो दोनों वीडियोज़ नहीं देखा है तो आप प्लीज़ जाके देखें ताकि आप धीरे-धीरे जो है चीज़ों को कनेक्ट कर सकें, कैसे-कैसे जो है हिस्ट्री आगे बढ़ा, और तब जाके आपको पूरा जो बेसिक चीज़ है वो समझ में आ जाएगा और फिर बहुत ही मज़ा आएगा आगे सारी चीज़ें जानने में जब हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है? तो प्लीज़ आप आगे जाके वीडियो देखें और फिर लाइक करें। ठीक है? चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। तो अभी जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है अर्ली वैदिक पीरियड एंड लेटर वैदिक पीरियड। तो वैदिक पीरियड में 2 पार्ट थे, एक अर्ली वैदिक पीरियड और एक दूसरा लेटर वैदिक पीरियड। पहला जो पार्ट है उसमें हम लोग पढ़ेंगे ओरिजिन, वैदिक लिटरेचर, वेदास, ब्राह्मण्स, आरण्यकास, उपनिषद। ठीक है? तो ये वैदिक लिटरेचर के अंदर आते हैं ये चारों। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वैदिक पीरियड का जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है वैदिक लिटरेचर। ठीक है ना? ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है उसकी। लिटरेचर ऑफ वैदिक ट्रेडिशन। अब उनकी वैदिक ट्रेडिशन में और भी कुछ लिटरेचर्स हैं जैसे कि वेदांगास, स्मृति, धर्मशास्त्र, महाकाव्यास, एपिक्स जिसको हम लोग बोलते हैं, पुराण, उपवेद, सद्दर्शन, 10 राजन वॉर क्यों हुआ था, कब हुआ था, किनके बीच हुआ था, ये भी हम लोग पढ़ेंगे। उस समय की पॉलिटी कैसी थी, रिलीजन कैसा था, इकोनॉमी कैसी थी, ये भी हम लोग जानेंगे। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि लेटर वैदिक पीरियड में कहाँ से कहाँ तक का फैलाव था। एरिया का मतलब ये है क्योंकि ओरिजिन तो यहाँ हो गई थी वैदिक पीरियड की, आर्यंस आ गए थे, लेकिन यहाँ पर वो कहाँ से कहाँ एक्सपेंशन हुआ था उसके बारे में जिक्र करेंगे। लेटर वैदिक पीरियड में पॉलिटी कैसे डिफरेंट थी अर्ली वैदिक पीरियड से, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। सोसाइटी कैसी थी इन कंपैरिजन टू द अर्ली वैदिक पीरियड। टाइप्स ऑफ मैरिजेस हम लोग डिस्कस करेंगे, किस तरह के मैरिजेस हुआ करते थे, रिलीजन कैसे थे। रत्निनाज के बारे में बात करेंगे, रत्निनाज क्या होता है देखेंगे हम लोग। इकोनॉमी के बारे में बात करेंगे। बहुत सारा कंटेंट है जिस पे हम लोग चर्चा करेंगे, तो बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है बट आपको बहुत मजा आएगा। ठीक है? चलिए तब आगे बढ़ते हैं। तो वैदिक पीरियड, वैदिक पीरियड की बात करते हैं तो मैंने जैसे आपको पहले ही बताया कि 2 पीरियड है, अर्ली वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड। कोई खास ज़्यादा अंतर नहीं है बट कुछ डिफरेंसेस हैं जो हम लोग बात करते करते चलते चलेंगे। तो सबसे पहले जो है देखिए, हम लोग को ये जानना है कि वैदिक कल्चर शुरू कब हुआ था। 1500 बीसी से लेकर 1600 बीसी तक ये जो है अर्ली वैदिक पीरियड का पीरियड माना गया है। ठीक है? इनका जो ओरिजिनल होम है आर्यन का, इसके बारे में थोड़ा सा कंट्रोवर्सी है। तो कंट्रोवर्सी क्या है, क्या कंट्रोवर्शियल है भाई? लोगों का मानना है कि आर्यंस लोग जो हैं वो यहाँ के नेटिव्स थे, कुछ लोगों का मानना है। ठीक है? आर्यंस वेयर नेटिव टू द सॉइल ऑफ इंडिया, कुछ लोगों का मानना है। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि नहीं, ये लोग बाहर से आए थे। तो बाहर से कहाँ से भाई? तो लोगों का मानना है, एक पॉपुलर बिलीफ है, बहुत सारे लोगों का मानना ये है कि ये लोग आए थे सेंट्रल एशिया से। अब ये बिलीफ जो है वो सेंट्रल एशिया से इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आए थे। ये बिलीफ जो है माना जाता है कि उनको तब ज़्यादा मजबूत हो गई जब एक हमें इंस्क्रिप्शन मिला, बोघाज काई इंस्क्रिप्शन, जो कि हमें टर्की से मिला था। बोघाज काई इंस्क्रिप्शन, उसमें जो है 4 वैदिक गॉड के नाम जिक्र किए गए उस इंस्क्रिप्शन में, जैसे इंद्र, वरुण, मित्र और नस्तेया। तो ये जो नसत्याज जो इंद्र, वरुण, मित्र और नसत्याज जो देव के बारे में जिक्र किया गया है बोघाज काई इंस्क्रिप्शन में, इससे हमें बल मिला कि हाँ भाई, आर्यंस लोग जो हैं वो सेंट्रल एशिया से आए थे, वरना वहां पर इंस्क्रिप्शन में वैदिक गॉड के बारे में कैसे जिक्र मिलेगा उस समय के बारे में। ठीक है ना? तो ये एक तर्क बना। वैदिक लोगों का यहाँ पर आना जो है वो लगभग लगभग 2000 से लेकर 1500 बीसी तक चला था, यानी कि 2000 से बीसी से लेकर, आपको पता है बीसी कैसे चलता है? अगर नहीं पता है तो आप अपना पहला वीडियो जो है मेरा उसमें जाके देखें, उसमें मैंने जिक्र किया है कि ये बीसी और एडी क्या होता है। ठीक है? बीसीई क्या होता है, सीई क्या होता है, तो उसके बारे में हमने चर्चा की हुई है, टाइमलाइन कैसे डिसाइड होता है, तो आप प्लीज़ जाके पहला वीडियो देखें। तो देखिए 2000 बीसी से 1500 बीसी तक, यानी उल्टा चलता था बीसी में जो साल हैं। तो 500 साल का जो समय रहा, उस समय जो है उनका वेव, यानी कि आर्यन लोग जो है आके बसे, और तब जाके जो है 1500 बीसी से 600 बीसी तक जो है उनका अर्ली वैदिक पीरियड रहा। ठीक है? तो आपको समझ में आ गया कि ये क्लियर हो गया कि आर्यंस लोग यहाँ के नेटिव नहीं थे। ज़्यादातर
जो बल मिलता है, हमें जो एविडेंसेस मिलते हैं, उसके हिसाब से वो लोग सेंट्रल एशिया के निवासी थे। तो आर्यंस कहाँ के थे? सेंट्रल एशिया से आए हुए थे। किस बात से हमें सबूत मिलता है? बोघाजकाई इंस्क्रिप्शन से, जो कि हमें टर्की से मिला है, क्योंकि उसमें 4 वैदिक गॉड के नाम जिक्र किए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो ग्रुप सबसे पहले इंडिया आया, वो आकर सेटल हुआ था फ्रंटियर प्रोविंस और पंजाब। फ्रंटियर प्रोविंस और पंजाब कौन सा एरिया है? सिंध और पंजाब वाला एरिया, ठीक है। तो वहां पर आके लोग सेटल हुए, और जिसको कि उस जमाने में सप्त सिंधु रीजन भी बोला जाता था, रीजन ऑफ 7 रिवर, 7 नदियों का क्षेत्र, ठीक है। तो 7 नदियां कौन कौन सी थी? सिंधु, बितास्ता, अस्क्यानी, बिपास, पारुसनी, सुतुद्री और सरस्वती। तो ये 7 नदियां थी, जिसका अभी मॉडर्न नेम इंदस, झेलम, चेन्नाब, बीस, रवि, सतलज और सरस्वती है। सरस्वती नदी अभी एक्सटिंक्ट हो गई है। अकॉर्डिंग टू ऋग्वेद, द मोस्ट मेंशन रिवर इज सिंधु। तो ये दिस इज एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, कि ऋग्वेद में सबसे ज्यादा बार कौन सी नदी का जिक्र किया गया है? तो आंसर आपका क्या होगा? सिंधु, ठीक है। कौन सी नदी का जिक्र किया गया है? सिंधु नदी का। द मोस्ट पियस रिवर, कौन सी नदी को सबसे पियस, पियस मतलब पवित्र, तो कौन सी नदी को सबसे पवित्र नदी घोषित किया गया था उस जमाने में ऋग्वेद में? सरस्वती नदी को, जो कि मैंने अभी बताया कि एक्सटिंक्ट हो गई है वर्तमान में, ठीक है। द गंगा रिवर इज मेंशन्ड ओनली वंस, गंगा नदी के बारे में सिर्फ एक बार जिक्र है, और यमुना नदी के बारे में सिर्फ 3 बार जिक्र है। तो ये आपको जानना है, बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, वैदिक लिटरेचर के बारे में जानना बहुत जरूरी है। वैदिक पीरियड के बारे में जब हम लोग पढ़ रहे हैं, इट इज प्रिज्यूम दैट ऋग्वेदा वाज कंपोज्ड व्हाइल द आर्यंस वर स्टिल इन पंजाब। ऐसा माना जाता है कि ऋग्वेद जो है सबसे पहला वेद लिखा गया है, और यही अर्ली वैदिक पीरियड ही था, जब आर्यंस जो है पंजाब और सप्त सिंधु रीजन में सेटल थे, और उन्होंने ऋग्वेद की रचना की थी। हालांकि ऋग्वेद में बता दूं, कोई लिखित उस समय रचना उन्होंने नहीं की थी, बस श्रुतियों में थी। दैट मीन्स वो सुनी सुनाई बातें थी। ऋग्वेद में जो है वो क्या है? मंत्र हैं। तो वो मंत्र जो है सुनाए जाते थे, बस इतना ही था। बाद में, बहुत बाद में जाके इसको जो है कंपाइल किया गया, लिखा गया, और इसका लिखित रूप आया, ठीक है। तो उस जमाने में बस ये श्रुतियां ही थी। तो ये आपको जानना है, ठीक है। वैदिक लिटरेचर में 4 इंपॉर्टेंट चीजें हैं। कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं? संहितास, जिसको हम लोग वेदास भी बोलते हैं, ब्राह्मण्स एंड द अरण्यकास और द उपनिषद्स। ये 4 इंपॉर्टेंट चीज हैं, ब्राह्मणास, संहितास, अरण्यकास और उपनिषद। ये सारी जो है ये श्रुति पर आधारित हैं। श्रुति यानी कि सुनने वाली। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वैदिक लिटरेचर है इन चारों में से, वो है वेदास। जैसा कि हम लोग जानते हैं, टोटल कितने वेद हैं? 4 वेद हैं। तो जिसमें से पहला जो वेद है, यानी कि ऋग्वेद जो है, वो अर्ली वैदिक पीरियड में लिखा गया, और बाकी के 3 वेद जो हैं वो लेटर वैदिक पीरियड में लिखे गए। ये आपको बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। वेदास आर कॉल्ड अपरुष्य। वेदास को अपरुष्य कहा जाता था। अपरुष्य का मतलब क्या होता है? कि ये किसी इंसान के द्वारा लिखा हुआ नहीं, बल्कि भगवान के द्वारा बताया गया या लिखा गया चीज है, ठीक है। एंड नित्य है। नित्य का मतलब क्या होता है? अपरुष्य तो मतलब मैंने बता दिया कि इंसान के द्वारा नहीं है, भगवान के द्वारा है। और नित्य मतलब है एग्जिस्टिंग इन ऑल एटर्निटी, दैट मीन्स अनंत काल से ये एग्जिस्ट करता है, और अनंत काल तक ये एग्जिस्ट करेगा। देर आर 4 वेदास, 4 वेदास है, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थर्वेद, है ना। और जिसमें से पहला जो 3 वेद है, इनको हम लोग वेदात्राई बोलते हैं। वेदात्राई का मतलब होता है ट्रायो ऑफ वेदास। तो ये 3 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, इसको वेदात्राई बोलते हैं, जिसका मतलब होता है ट्रायो ऑफ वेदास, यानी कि 3 वेदास एक साथ मिला के। हालांकि मैंने आपको क्या बताया कि अर्ली वैदिक पीरियड में सिर्फ एक वेद लिखा गया था, वो था ऋग्वेद, और बाकी के 3 वेद जो हैं वो लिखे गए थे लेटर वैदिक पीरियड में, ठीक है। अब ऋग्वेद की बात करते हैं, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है। इन चारों वेद में ऋग्वेद जो है वो कलेक्शन ऑफ लिरिक्स है। तो सारा सारा जो वेद है उसका अलग अलग प्रकार है। तो ऋग्वेद जो है वो पूरी तरह से कलेक्शन ऑफ लिरिक्स, कलेक्शन ऑफ लिरिक्स मतलब मंत्र का कलेक्शन है, और ये दुनिया का सबसे ओल्डेस्ट टेक्स्ट है। तो ये आपको याद रखना है, दुनिया का सबसे ओल्डेस्ट रिटन टेक्स्ट, ठीक है। The ऋग्वेद कंटेंट्स 1028 हाइम्स। हाइम्स मतलब मंत्र। तो ऋग्वेद में कितने मंत्र हैं ये आपको याद रखना बहुत जरूरी है। देखिए स्टूडेंट्स, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको मैंने अलग कलर से जो है यहाँ पर डिनोट किया है। काफी मेहनत लगी है, तो आप इसको जरूर नोट डाउन कर लें। अगर नहीं होता है तो स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, या फिर कॉपी में नोट डाउन करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, रिविजन भी हो जाएगा। तो 1028 हाइम्स हैं। और ये जितने भी मैंने जो सोर्सेस हैं, जो हमारा जो सोर्स है ये इस पूरे सीरीज का या फिर इस वीडियो का,
वो 2-3 बुक्स से मिलाकर लिया गया है। मैंने लुसेंट, एनसीईआरटी प्लस मैग्रो हिल्स, ये 3 बुक्स का जो है समावेश से ये जो भी नोट्स है वो मैंने बनाया है, तो आप इसको बिल्कुल ऑथेंटिक मान सकते हैं। ठीक है, तो 1028 हाइम्स है ऋग्वेद में, और इसमें जो वर्सेस हैं वो हैं 10,580 वर्सेस, यानी कि इतने लाइंस लिखे गए हैं। ठीक है, 10,580 लाइंस हैं, 1028 मंत्र हैं। इसको 10 मंडल यानी कि 10 चैप्टर में डिवाइड किया गया है। आप मंडल मतलब चैप्टर समझ सकते हैं, 10 मंडल यानी कि 10 चैप्टर में डिवाइड किया गया है, जिसमें से जो 6 मंडल है यानी कि सेकंड मंडल से लेकर 7th मंडल तक, ध्यान से सुनिए स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूं। सेकंड मंडल से लेकर 7th मंडल तक जो है उसको हम लोग कहते हैं गोत्र मंडल या वंशा मंडल। आप याद रखेंगे, सेकंड से 7th मंडल यानी कि 6 मंडल आते हैं उसमें, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड 7th, ये 6 मंडल जो हैं वो उसे हम लोग गोत्र मंडल या वंशा मंडल कहते हैं, और इसको हम लोग कुल ग्रंथ भी कहते हैं। तो ये आपको याद रखना है। द फर्स्ट एंड 10th मंडल्स आर सेड टू हैव बीन एडेड लेटर। ऐसा कहा जाता है कि जो पहला मंडल है और जो 10वां मंडल है सबसे बाद में ऐड किया गया था। ठीक है, इस 10 मंडल में बहुत ही फेमस, ये जो 10वां मंडल है, जो लास्ट वाला मंडल है, उसमें बहुत ही फेमस एक पुरुषासुक्ता वाला जो थ्योरी है वो इसमें एक्सप्लेन किया गया। पुरुषासुक्ता वाला थ्योरी क्या है? पुरुषासुक्ता वाला थ्योरी ये है कि भगवान के शरीर के पार्ट से जो है 4 वर्ण बने हैं। ये मैं बताता हूँ, बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे फिर। तो भगवान के शरीर के 4 अंगों से जो है वो 4 वर्ण बने हैं। ठीक है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, द हाइम्स ऑफ ऋग्वेदा वेयर रिसाइटेड बाय होत्री। तो ये भी आपको याद रखना है कि ऋग्वेदा के जितने भी मंत्र हैं उसको रिसाइटेड किया गया था या सुनाया गया था होत्री के द्वारा, या जो पढ़ते हैं या सुनाते हैं उसको होत्री कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आई होप ये पूरा क्लियर हो गया होगा। नहीं क्लियर हुआ है तो फिर एक आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, जो कुछ भी बातें हैं मैं उसको डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। आगे बढ़ते हैं। यजुर्वेद, देखिए यजुर्वेद जो है वो क्या है? हमने देखा कि ऋग्वेद में जो है वो पूरी तरह से मंत्र हैं। ठीक है, हाइम्स हैं, 1028 हाइम्स हैं। ठीक है, 10,000 से ऊपर लाइन्स हैं, वर्सेस हैं। यजुर्वेद जो है वो पूरी तरह से सैक्रिफाइशियल प्रेयर्स, जो सैक्रिफिशियल प्रेयर्स होते हैं उस पर आधारित है, यानी कि प्रार्थना के ऊपर आधारित है, और हम लोग जो यज्ञ करते हैं वो सब के ऊपर आधारित है। ये एक तरह से रिचुअल वेद है। ठीक है, तो इसीलिए इसको रिचुअल वेद भी कहते हैं, क्योंकि इसमें सारे रीति रिवाज लिखे हुए हैं। इट्स हाइम्स वेयर रिसाइटेड बाय अध्यवर्यूज। तो इसके जो हाइम्स हैं, इसके जो मंत्र हैं, इसमें भी मंत्र हैं, तो इसके जो मंत्र हैं उसको उच्चारण करने वाले को अध्यवर्यु हम लोग बोलते हैं, अध्यवर्यु। ठीक है, इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक कृष्ण यजुर्वेद, एक शुक्ल यजुर्वेद। ये 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है यजुर्वेद को भी। इन कॉन्ट्रास्ट टू द फर्स्ट 2 which are in verse entirely, this one is in both verse and prose। तो ऋग्वेद की तरह जो है ये नहीं है। इसमें जो है यजुर्वेद में क्या है कि यजुर्वेद में वर्स भी है और पोयम भी है। ठीक है, इसमें आपका कविता भी है और प्रोज फॉर्म में भी है। ठीक है, कविता भी है, वर्स में भी है और प्रोज में भी है, रिटन फॉर्म में भी। तो आपको ये समझना है वर्स और प्रोज क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, पोएम के रूप में भी है और प्रोज के रूप में भी है, कहानी के रूप में भी है, और साथ ही साथ कविता के रूप में भी है। तो ये इसका अंतर हो गया ऋग्वेद से। अब हम लोग सामवेद की बात करते हैं। द सामवेद यानी कि बुक ऑफ चैंट्स, इसमें भी सारा कुछ मंत्र है। इसमें 1549 वर्सेस हैं, और सारे वर्सेस सिर्फ 75 वर्सेस को छोड़ करके, इसमें से 75 को छोड़ करके बाकी जितने वर्सेस हैं वो सारे ऋग्वेद से लिए गए हैं। तो आप कह सकते हैं कि सामवेद में जो है जितने भी वर्सेस हैं वो ऋग्वेद से लिए गए हैं, सिर्फ 75 न्यू वर्सेस उसमें ऐड किए गए हैं। द हाइम्स ऑफ सामवेद वेर रिसाइटेड बाय उद्गात्री। तो जो इसको रिसाइट करते हैं उनको उद्गात्री बोलते हैं। दिस वेद इज इंपॉर्टेंट फॉर इंडियन म्यूजिक। जैसा कि आपको पता है भारतीय म्यूजिक, भारतीय जो म्यूजिक है वो पूरी तरह से जो है सामवेद पर आधारित है। अर्थर्वेद क्या होता है? अर्थर्वेद जो है वो बुक ऑफ मैजिकल फॉर्मूला है। ठीक है, द फोर्थ एंड द लास्ट वन कंटेन्स चार्म्स एंड स्पेल्स टू वार्ड ऑफ इविल्स एंड डिजीज। तो इसमें क्या होता है अर्थर्वेद में? अर्थर्वेद में जो है ना, चौथा जो वेद है हमारा, इसमें बहुत सारे मतलब मंत्र हैं, और साथ ही साथ इसमें जादू टोना की चीजें हैं। यहाँ पर जादू टोने वाली बात है, चार्म्स है,
ये स्पेल है, जादू टोने वाली बात है और आपकी बुराइयों को, बीमारियों को, ठीक है, बुराइयों को, बीमारियों को दूर करने का इसमें तरीका बताया हुआ है। फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम इट वाज नॉट इंक्लूडेड इन द कैटेगरी ऑफ वेदास, बहुत लंबे समय तक तो इसको वेदास में इंक्लूड भी नहीं किया गया था अथर्ववेद को, ठीक है। अथर्ववेद जो है वो मैजिकल फॉर्मूला वाला बुक है, ये आपको याद रखना है, जो कि मैंने पहले ही बता दिया है। कंटेन्स चार्म्स एंड स्पेल्स टू वार्ड ऑफ इविल्स एंड डिजीज, ये आपको याद करना है, जो कि मैंने पहले बता दिया है, इसको इंपॉर्टेंट लिख लेना है। अब हम लोग बात करते हैं वेद, तो हम लोग चारों जान लिए कि वेद में क्या क्या है। सामवेद म्यूजिक से रिलेटेड है, ठीक है। यजुर्वेद जो है वो सारे जो रीति रिवाज कैसे होंगे, पूजा अर्चना कैसे की जाएगी, है ना, वो सारी चीज पे आधारित है। अथर्ववेद जो है उसमें जादू टोना के मंत्र दिए हुए हैं, वशीकरण, है ना, मुक्ति, बीमारियों से मुक्ति, बुराइयों से मुक्ति, इस सब चीज के बारे में है। जादू टोना, है ना, काला जादू, ये सब चीज के बारे में है। और ऋग्वेद तो मैंने आपको पहले बताया, वो पूरी तरह से मंत्र पर आधारित है, ठीक है। अब आता है ब्राह्मण्स। तो भाई ब्राह्मण्स क्या होते हैं? देखिए ब्राह्मणास क्या होते हैं कि देखिए ये जो ऋग्वेद हैं, ये जो चारों वेद हैं, इसको समझना काफी मुश्किल था बाकी लोगों के लिए, बिकॉज ज्यादातर जो चीजें इसमें दी हुई थी वो वर्सेस में थी, ज्यादातर चीजें जो दी हुई थी वो कविताओं के रूप में थी। इसलिए इसको समझने के लिए जो है बहुत सारे ब्राह्मणास लिखे गए, ठीक है। इन्हीं वेदों का व्याख्या है, इन्हीं वेदों का एक्सप्लेनेशन है ब्राह्मण्स में, और कुछ नहीं है, ठीक है। द ब्राह्मण्स एक्सप्लेन द हाइम्स ऑफ द वेदास। देखिए यहाँ पर मैंने पहले ही मेंशन कर दिया है कि ब्राह्मण में क्या है, जितने भी वेदा के मंत्र हैं उसी को एक्सप्लेन किया गया है, यही है ब्राह्मणास। दे आर रिटन इन प्रोज, ये प्रोज फॉर्म में लिखा गया है, एंड रिचुअलिस्टिक इन नेचर, और काफी रिचुअल तरीके से लिखा गया है कि किस तरीके से सारा कुछ होता है। ब्राह्मण मीन्स सैक्रिफाइस, तो ब्रह्मा का, ऐसे ब्रह्मा का मतलब क्या होता है? सैक्रिफाइस होता है, ठीक है। द वेरियस सैक्रिफाइसेस एंड रिचुअल्स हैव बीन इलैबोरेटली डिस्कस्ड इन द ब्राह्मणास। तो बहुत सारे जो सैक्रिफाइसेस हैं और बहुत सारी जो चीजें हैं वो डिस्कस की गई है ब्राह्मणास में, ठीक है। तो ये आपको समझना है। तो उसमें सारी चीजें जो हैं बहुत ही इलैबोरेटली, यानी कि अच्छी तरह से बिल्कुल जो है बताया गया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है अरण्यकाज। तो अरण्यकाज क्या होता है? ये जो वर्ड अरण्य है ना, अरण्य का मतलब होता है जंगल। तो जो फॉरेस्ट टेक्स्ट होता है, अरण्यकाज का मतलब होता है फॉरेस्ट टेक्स्ट, उसी को अरण्यका बोलते हैं। बिकॉज ये जो अरण्यका है ये हर्मिट्स के लिए लिखा गया है और जो स्टूडेंट्स जो जंगल में रहते हैं उनके लिए लिखा गया है, ठीक है। तो अरण्यका आपको समझ में आ गया। अरण्यका का मतलब होता है जंगल वाला टेक्स्ट। तो जंगल वाला टेक्स्ट किसके लिए लिखा गया है भाई? जो सन्यासी लोग जंगल में समय बिताए होंगे उनके द्वारा लिखा गया होगा या उनके लिए लिखा गया होगा। और वो जो स्टूडेंट जो जंगल में आश्रम में समय बिताते होंगे जंगल में, उनके द्वारा या उनके लिए लिखा गया होगा। द अरण्यका आर द कंक्लूडिंग पोर्शन ऑफ द ब्राह्मण्स। तो ब्राह्मण्स में भी सारा कुछ जो है डिटेल्स में हम लोग नहीं दे पाए, तो इसीलिए क्या हुआ कि अरण्यकाज लिखा गया। उन ब्राह्मण्स को भी और अच्छी तरीके से, बेहतर तरीके से जो कंक्लूडिंग पोर्शन है, जो और बाकी चीज समझाने वाली बात है, वो अरण्यकाज में लिखा गया। फिर आता है उपनिषद। तो उपनिषद क्या है? उपनिषद जो है वो एक फिलोसॉफिकल टेक्स्ट है। तो फिलोसॉफिकल टेक्स्ट है, ये दार्शनिक टेक्स्ट है। इसमें क्या है? इसमें सारा जो है चीजें जो है बताई गई हैं, किस तरह से क्या होता होगा। दे आर जनरली कॉल्ड वेदांता। इसको जो है उपनिषद को वेदांता भी कहा जाता है। और क्यों वेदांता कहा जाता है? क्योंकि एज दे केम टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वेदा, तो वेदा के अंत, मतलब वेदा के अंतों के मतलब होने के, मतलब वेदा जो लिखे गए उसके अंत में ये आया, ठीक है। वेदाओं के बारे में सबसे लास्ट में जो डिटेल्स आया वो वेदांता के रूप में आया, उपनिषद के रूप में आया। और टोटल हमारे पास 108 उपनिषद बचे हुए हैं। और भी बहुत उपनिषद थे लेकिन वो अभी बचे नहीं हैं। 108 ही उपनिषद हमारे पास बचे हुए हैं, जिसमें से सबसे पुराना जो है वो है बृहद्र नायका द इज द ओल्डेस्ट उपनिषद। तो बृहद्र नायका जो है वो सबसे पुराना उपनिषद है। दिस इज इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। आपको याद रखना है बृहद्र नायका जो है वो सबसे पुराना उपनिषद है। अब हम लोग आते हैं कि लिटरेचर ऑफ वैदिक ट्रेडिशन, उस समय में क्या क्या लिटरेचर थे। उस समय में इंपॉर्टेंट रूप से 6 इंपॉर्टेंट लिटरेचर थे। क्या क्या थे? वेदांगास थे, जिसको हम लोग सूत्र भी बोलते हैं। स्मृति या धर्मशास्त्र था। महाकाव्य जो एपिक्स भी कहलाता है। पुराण, उपवेदास और सददर्शन, ठीक है। ये सब जो है 6 इंपॉर्टेंट हुआ करते। इसके बारे में हम लोग बाद में पूरा डिटेल्स में स्टडी करेंगे कौन कौन से क्या थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो 6 वेदांगास, सबसे पहले हम लोग देखते हैं वेदांगास के बारे में। तो कुल जो है हमारे पास 6 वेदांग हैं। वेदांग मतलब वेद के अंग, ठीक है। वेदांगास यानी कि वेद के अंग, सूत्र उसमें लिखे हुए हैं। शिक्षा जो कि फोनेटिक्स पे आधारित है, एक वेदांग है जिसका नाम है शिक्षा जो कि फोनेटिक्स पे आधारित है। कल्पसूत्र जो कि रिचुअल्स पे आधारित है, रीति रिवाज पे। व्याकरण ऑब्वियसली ग्रामर पे आधारित है। निरुक्त
निरुक्त मतलब एटिमोलॉजी, ठीक है, और छंद, छंद मतलब मैट्रिक्स, मैट्रिक्स पे आधारित है, मैट्रिक्स जो गणितज्ञ जो चीज पार्ट है उसके, और ज्योतिष जो है वो एस्ट्रोनॉमी पर आधारित है, यानी कि ज्योतिष विज्ञान पे आधारित है। तो ये 6 वेदांगास जो हैं वो हम लोगों ने देखे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एवरी वेद हैज सेवरल ब्राह्मणास अटैच्ड टू इट। तो बहुत सारे वेद में अलग अलग ब्राह्मण्स अटैच है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 4 वेद हैं, लेकिन उस 4 वेद को समझाने के लिए बहुत सारे ब्राह्मणों ने बहुत सारे ब्राह्मण जो लिटरेचर थे उनका जो है लिखना पड़ा। क्यों? क्योंकि वेद को समझाना है, तो वेद को समझाना है तो बहुत सारे ब्राह्मणास जो हैं अवेलेबल हैं अलग अलग वेद के लिए। देखिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं, ऋग्वेद के लिए जो है वो ऐत्रेय और कौस्टिकल और संख्यान। तो ऐत्रेय या कॉस्टिकल, जिसको हम लोग संख्यान ब्राह्मणा भी बोलते हैं, वो लिखा गया है ऋग्वेद के लिए। 2 ब्राह्मण इंपॉर्टेंट हैं। यजुर्वेद के लिए है शतपथ ब्राह्मण, जो कि ओल्डेस्ट एंड द लार्जेस्ट ब्राह्मण माना जाता है, शतपथ ब्राह्मण। तो आपको याद रखना सबसे ओल्डेस्ट ब्राह्मण जो है शतपथ ब्राह्मण है। और तैत्रेय ब्राह्मण भी जो है यजुर्वेद के लिए लिखा गया है। सामवेद के लिए जो है वो पंचविंश या तंड्य महाब्राह्मण जो है वो कहा जा सकता है, या सदविंश, या फिर छंद योग्य एंड जयमन्य। तो ये सब भी कुछ ब्राह्मणा के नाम हैं जो सामवेद के ऊपर लिखे गए हैं। अब आता है अथर्ववेद। अथर्ववेद के लिए गोपथ ब्राह्मण जो है वो लिखा गया है। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ब्राह्मण क्या है, ब्राह्मण जो है वो एक्सप्लेनेशन ऑफ वेदास हैं। तो उस वेद को एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सारे बुक्स लिखे गए, उसी को ब्राह्मण कहा गया। उसमें से ये सब बुक का नाम मैंने आपको बताया, ठीक है। अब महाकाव्य की बात करते हैं। तो महाकाव्य की बात करते हैं तो 2 महाकाव्य तो हमारे सामने बिल्कुल दिखाई दे रहे हैं। देखिए, एक रामायण और एक महाभारत, ये दोनों ही महाकाव्य हैं। तो रामायण जो है वो वाल्मीकि जी ने लिखा था। इट इज नोन एज द आदि काव्य, इसको आदि काव्य भी बोला जाता है, यानी कि द ओल्डेस्ट एपिक ऑफ द वर्ल्ड। ये सबसे पुराना एपिक है पूरे दुनिया का, ठीक है। एट प्रेजेंट इट कॉन्सिस्ट ऑफ 24,000 श्लोक। तो रामायण में कितने श्लोक हैं? 24,000 श्लोक हैं, जो वर्सेस जिसको हम लोग बोल सकते हैं श्लोक। ओरिजिनली 6,000 पहले थे, शुरू में 6,000 थे, बाद में इसमें 12,000 जोड़े गए। तो फाइनली बाद में 12,000 जोड़े गए और फिर धीरे धीरे जोड़ते 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 यहाँ पर 24,000 जो है वो श्लोक आ गए। और 7 कांड में ये डिवाइड किया गया। 7 कांड मतलब सेक्शंस, 7 चैप्टर कह सकते हैं, 7 पार्ट कह सकते हैं, उसमें डिवाइड किया गया है। पहला और 7वां कांड जो है वो सबसे लेटेस्ट एडिशन है रामायण में, यानी कि दूसरे कांड से लेकर 6ठे कांड तक जो है वो पहले से लिखा हुआ था, लेकिन पहला कांड और 7वां कांड जो है अलग अलग कांड के नाम हैं। आप रामायण पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, उतना डिटेल्स में लोग नहीं जा रहे हैं, ठीक है। तो पहले कांड से लेकर 7वें कांड तक जो है, लंका कांड, ये कांड, वो कांड है ना, नाम बहुत सारा नाम है। तो फर्स्ट से 7th कांड जो है, फर्स्ट और 7th कांड जो है वो सबसे बाद में ऐड किया गया, और उसके बीच का कांड जो है वो पहले से था। महाभारत की बात करें तो महाभारत जो है वेद व्यास ने लिखा था, और ये सबसे लॉन्गेस्ट एपिक है पूरे वर्ल्ड का, सबसे लंबा एपिक। एट प्रेजेंट इसमें 1,00,000 श्लोक हैं, 1,00,000। कैन यू इमेजिन, 1,00,000 श्लोक हैं। बहुत लोग तो गलत समझते हैं कि महाभारत जो है वो कहानी है, और उसमें जो है कहानी के रूप में लिखा हुआ, ऐसा नहीं है। महाभारत बिल्कुल एक कविता है, एक काव्य है, और एक काव्य रचना है जो वेद व्यास जी ने लिखी थी। वो बिल्कुल वर्सेस के रूप में है, ये कहानी के रूप में नहीं है, प्रोज फॉर्म में नहीं है। 1,00,000 श्लोक उसमें लिखे गए हैं। उसी श्लोकों को ठीक से मॉडिफाई करके जो है आपने महाभारत देखा होगा, वो बना है, वो डायलॉग्स पे आधारित बन गया, ठीक है। तो 1,00,000 श्लोक हैं। पहले जो है इसमें सबसे पहले 8,800 श्लोक थे, जय संहिता में ये लिखा गया है। बाद में जो है 24,000 जो है इसमें श्लोक डाले गए संहिताज में, और फाइनली जो है 1,00,000 हो गया, जिसको कि 8 पर्व, इसमें पर्व के रूप में बांटा गया है। रामायण में कांड के रूप में बांटा गया है, इसमें पर्व के रूप में बांटा गया, ये भी चैप्टर्स ही मान सकते हैं, ठीक है ना। अलग अलग पर्व है, शांति पर्व, अलग अलग पर्व का नाम है। आप जब महाभारत पढ़ेंगे तो पता चलेगा, ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाते हैं। भगवत गीता इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम भीष्म पर्व ऑफ महाभारत। जैसे भीष्म पर्व भी है, उसी में से जो है भगवत गीता लिया गया है। ये देखिए भगवत गीता का एक सीन जो है मैंने यहाँ पर दिखाने की कोशिश की है। अर्जुन जो है वो अपने भगवान श्री कृष्ण से जो है वो सारा कुछ जान रहे हैं। ये उस समय की बात है जब युद्ध होने वाला था, और उससे पहले जो है अर्जुन थोड़े संकट में थे मानसिक रूप से, कि वो अपने ही लोगों के साथ कैसे युद्ध लड़ें। तो श्री कृष्ण जो है उनको कुछ कुछ समझा रहे थे, और वही जो कुछ भी उन्होंने समझाया अपने श्लोक के द्वारा, अपने कुछ कुछ उदाहरण देके, वो सारा ही जो है भगवत गीता बन गया। तो भगवत गीता में वो सारा जो चीज है, जो बातचीत हुई है अर्जुन और श्री कृष्ण के बीच में, युद्ध मैदान के बीच में कुरुक्षेत्र में, तो वो उस बारे में जो है पूरी चर्चा जो है भगवत गीता में है, ठीक है। सारे सवाल जो है, सारे संकट जो थे, सारे मन में जो सवाल चल रहे थे अर्जुन के, उसका सारा जवाब जो है श्री कृष्ण ने उनको बिल्कुल क्लियर कहा है, क्लियर दिया है।
शांति पर्व इज द लार्जेस्ट पर्व, जैसा मैंने बता रहा था कि शांति पर्व भी है एक पर्व जो महाभारत में है और वो सबसे बड़ा पर्व है महाभारत का। तो ये सब कुछ आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट जाना, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप प्लीज इसको याद रख लेंगे। द पुराण मीन्स द ओल्ड। पुराण अब क्या होता है, पुराण जिसको हम लोग पढ़ते हैं विष्णु पुराण, वायु पुराण, है ना, गरुड़ पुराण, महापुराण, ये सब पढ़ते हैं। तो पुराण जो है, पुराण का मतलब ही होता है ओल्ड, ओल्डेस्ट, ओल्ड लिटरेचर है। ऐसे 18 फेमस पुराण हैं, उसमें से जो मत्स्य पुराण है वो ओल्डेस्ट पुराणिक टेक्स्ट है, सबसे पुराना जो है मत्स्य पुराण। और भी दूसरे इंपॉर्टेंट पुराण है, भगवत पुराण है, विष्णु पुराण है, वायु पुराण है, ब्रह्मांड पुराण है यानी कि ब्रह्म पुराण है, बहुत सारा पुराण है। अब आता है उपवेद। उपवेद क्या होता है, ये एक ऑक्सिलरी वेद है यानी कि सहायक वेद जिसको बोल सकते हैं, वेदों का सहायक वेद, उसको और ज्यादा मीनिंग क्लियर करने के लिए। और ये वेदों के साथ ट्रेडिशनली जुड़े गए थे, ठीक है। जैसे कि आयुर्वेद, अभी आयुर्वेद कौन से वेद का भाग है, अगर कह सकते हैं हिस्सा है, तो ऋग्वेद का भाग है। ये क्वेश्चन आ सकता है इंपॉर्टेंट कि आयुर्वेद जो है कौन से वेद का हिस्सा है। गंधर्व वेद, गंधर्व वेद यानी कि म्यूजिक से रिलेटेड, मैंने आपको पहले बताया था सामवेद से रिलेटेड है। धनुर्वेद ये आर्चरी से रिलेटेड है, ये कौन से वेद का हिस्सा है, यजुर्वेद का है। शिल्प वेद या अर्थर्वेद या द साइंस ऑफ क्राफ्ट एंड वेल्थ, जिसको हम लोग विश्वकर्मा भी बोलते हैं, कला या कलाकृति वाला या विज्ञान वाला, ये अर्थर्वेद से है। तो ये आपको याद रखना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं 10 राजन वॉर के बारे में। ये 10 राजन वॉर क्या था, बैटल ऑफ 10 किंग्स जिसको हम लोग बोलते हैं। तो ऋग्वेद के अनुसार एक बहुत ही फेमस 10 राजाओं का वॉर हुआ था, ठीक है, और जिसको आर्यंस के बीच में ही हुआ था। 10 राजन वॉर गिव्स नेम ऑफ 10 किंग्स, इसी 10 राजन वॉर को 10 किंग्स वाला वॉर भी बैटल भी बोलते हैं। इसमें 10 राजाओं ने भाग लिया था, ठीक है, किसके खिलाफ, सुदास के खिलाफ। सुदास जो हैं, कौन थे सुदा भाई, सुदा जो थे वो, सुदास जो थे वो कौन थे, भरत किंग ऑफ त्रित्सुज फैमिली के। तो सुदास जो थे वो एक भरत साम्राज्य के राजा थे, त्रित्सुज फैमिली के, और उनके खिलाफ बहुत सारे राजाओं ने लड़ा था युद्ध। 10 राजाओं का लड़ाई जो है हुआ था, उसमें से 10 राजा में कौन कौन से, पुरुष थे, यदुज थे, तुर्वासाज थे, अनुज थे और द्रोह्युज थे, ठीक है, ये सारे लोग थे। अलॉन्ग विथ 5 अदर्स विज, और इनके साथ साथ और भी 5 अलग लोग भी थे। अलिनास थे, पख्ताज थे, भलनास थे, सिबिस थे, विस्नैनीज थे। और ये लड़ाई लड़ी गई इतने सारे लोगों के बीच, इतने सारे साम्राज्य के राजाओं के बीच। और ये कहाँ लड़ी गई थी, परुसनी यानी कि रवि नदी के किनारे। और इसमें जीते कौन थे, तो सुदास जीते थे। देखिए सुदास जो हैं वो यहाँ पर विक्टोरियस साबित हुए थे, जो कि भरत वंश के तित्सुस फैमिली के से बिलोंग रखते थे। तो ये 10 राजन वाला वार के बारे में मैंने थोड़ी सी जानकारी दे दी, इसको आप याद रख सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग पॉलिटी की बात में करते हैं कि वैदिक पीरियड में समाज कैसा था, पॉलिटी कैसी थी। तो कुल, जो कुल होता था यानी कि फैमिली को हम लोग कुल बोलते थे, और वाज द बेसिस ऑफ बोथ सोशल एंड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो यही जो कुल जो होता था फैमिली, ये सोशल और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन का आधार होता था। अबव द कुल वेयर द ग्राम, कुल के ऊपर क्या होता था, ग्राम होता था। कुल से बड़ा, फैमिली से बड़ा ग्राम, ग्राम के बड़ा विश्व, विश्व से बड़ा जन, और जन से बड़ा राष्ट्र। एक ग्रुप ऑफ कुल, जैसे ग्रुप ऑफ कुल की बात करें तो उसको हम लोग फैमिलीज बोलते थे। फॉर्म्ड ए ग्राम, तो जब मान लो बहुत सारे कुल यानी कि बहुत सारी फैमिलीज जमा हो जाएगी तो उसको हम लोग ग्राम बोलेंगे यानी कि विलेज बोलेंगे। इस तरीके से बढ़ता था, बहुत सारे विलेज हो जाएंगे तो उसको विस बोलेंगे, बहुत सारे विस मिलके जन बनेंगे, जन मिलके राष्ट्र बनेंगे, और राष्ट्र का लीडर कौन होगा, राजा होगा। रिगार्डिंग द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इट वाज ए पैट्रियार्कल नेचर, जहां तक सरकार की बात है यानी कि साम्राज्य की बात है तो वो पैट्रियार्कल था। पैट्रियार्कल मतलब पुरुष या पितृत्व प्रधान था, या पुरुष प्रधान जिसको हम लोग बोल सकते हैं। राजा का बेटा ही राजा बन सकता था, ठीक है। मोनार्की वाज नॉर्मल, मोनार्की जैसे मैंने बताया अभी, राजा का बेटा ही राजा बन सकता था। बट नॉन मोनार्कियल पॉलिटीज वेयर आल्सो देयर, नॉन मोनार्कियल पॉलिटीज भी थी वहां पर। राष्ट्र वाज रूल्ड बाय ए किंग और राजन, राष्ट्र जो है मैंने आपको पहले बताया कि वो एक किसी राजा या किंग के द्वारा रूल किया जाता था, और जो कि रॉयल डिसेंट का होता था, उसी राजघराने का होता था। बाय हेरिडिटरी यहाँ पर राजा बनता था, यानी कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, है ना। एंड लॉ ऑफ प्रीमोर्गेनेचर, तो प्रीमोर्गेनेचर मतलब क्या होता है, प्रीमोर्गेनेचर मतलब होता है राजा का बेटा तो राजा बनेगा, बट राजा का बड़ा बेटा राजा बनेगा। इसी थ्योरी को हम लोग प्रीमोर्गेनेचर बोलते हैं, यानी कि राजा का जो ज्येष्ठ पुत्र है वही राजा बनेगा। क्लियर था।
वेरी लिटिल इज नोन अबाउट मिनिस्टर्स ऑफ द किंग। उस जमाने के मिनिस्टर्स के बारे में बहुत कम ही जानकारी है। पुरोहित या डोमेस्टिक प्राइस जो थे वो वहाँ के फर्स्ट रैंकिंग ऑफिसर थे, यानी कि राजा के बाद अगर किसी का इंपॉर्टेंट स्थान था तो वो था पुरोहित का। ही वॉज द किंग्स, वही राजा के परसेप्टर, फ्रेंड, फिलोसोफर, गाइड सब हुआ करते थे। सारा कुछ सलाह जो है राजा उन्हीं से लेते थे। और भी कुछ इंपॉर्टेंट रॉयल ऑफिसर्स होते थे जैसे कि सेनानी या आर्मी चीफ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये था वहाँ की पॉलिटी के बारे में। अब जैसे हम लोगों ने पढ़ा कि कुल होता था, तो कुल का जो हेड होता था उसको कुलप्पा बोलते थे। ग्राम का जो मुखिया होता था उसको ग्रामणी बोलते थे। विस का जो मुखिया होता था उसको विस्पति बोलते थे। जन का जो मुखिया होता था, हेड होता था, उसको गोपति बोलते थे। और राष्ट्र का जो हेड होता था उसको किंग बोलते थे। ये कुछ यूनिट मैंने आपको दिखा दी है कैसा था। अब रिलीजन की बात करते हैं। ड्यूरिंग द ऋग्वेदिक टाइम द गॉड्स वर्शिप्ड वेयर जनरली द पर्सनिफाइड पावर ऑफ नेचर। उस जमाने में हम लोग प्रकृति की पूजा करते थे, है ना। और जैसे कि अग्नि, कुछ जो पावर है, प्राकृतिक ताकत है, उसकी हम लोग पूजा करते थे। अग्नि हो गया, ठीक है। तो अग्नि को माना जाता था कि भगवान और इंसान के बीच का इंटरमीडियरी है, यानी कि ये बीच का जुड़ाव है। भगवान से इंसान को ये जोड़ने का काम करता है अग्नि। देवर नियरली 33 गॉड्स, 33 गॉड थे उस जमाने में। अभी तो 33,000 जो है गॉड हो गए हैं, बट उस जमाने में 33 गॉड थे, 33। लेटर डे ट्रेडिशन क्लासिफाइड देम इनटू 3 कैटेगरीज। बाद में जो है इन 33 गणों को 33 भगवानों को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक है टेरेस्ट्रियल, यानी कि पृथ्वी स्थान, जो पृथ्वी में रहने वाले गॉड हैं। एक एरियल, जो हवा में रहने वाले गॉड हैं। इंटरमीडिएट, जो दोनों जगह हैं, बीच में रहने वाले गॉड हैं, जिसको अंतरिक्ष स्थान बोल सकते हैं। और था फिर सेलेस्टियल, यानी कि द्युत स्थान। तो ये सब जो है गॉड को कैटेगराइज किया गया है। ठीक है, एरियल और इंटरमीडिएट जो है उसी को अंतरिक्ष स्थान कहा जाता था। तो एक हो गया टेरेस्ट्रियल, एक हो गया एरियल या इंटरमीडिएट, और एक हो गया सेलेस्टियल। तो आपको याद रखना है पृथ्वी स्थान, अंतरिक्ष स्थान एंड द्युत स्थान। अब हम लोग बात करते हैं टेरेस्ट्रियल, पृथ्वी स्थानीय जो गॉड होते थे उसमें कौन कौन थे। उसमें पृथ्वी, अग्नि, सोम, बृहस्पति एंड रिवर। एरियल में इंटरमीडिएट जो अंतरिक्ष स्थान वाले जो भगवान होते थे वो इंद्र, रुद्र, वायु और वट। सेलेस्टियल द्यू स्थानीय वाले जो देवता होते थे वो कौन होते थे। दौस, सूर्य। सूर्य जो है, हाँ सूर्य बहुत इंपॉर्टेंट है। सूर्य को जो है 5 फॉर्म में जो है वो पूजा जाता था। सूर्य का ही जो है दूसरा रूप जो है, एक देखिए सूर्य तो है ही, सावित्री, मित्र, पुसन और विष्णु, ये सारा जो है सूर्य के ही नाम है। अलग अलग रूप से उनका पूजा किया जाता था। वरुण, अदिति, उषा, अश्विन। इंद्र, अग्नि और वरुण जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट और पॉपुलर भगवान हुआ करते थे ऋग्वेदिक आर्यंस के लिए। इंद्र, अग्नि और वरुण, ये है अर्ली वैदिक पीरियड के बारे में बात कर रहा हूं मैं। अर्ली वैदिक पीरियड में सबसे इंपॉर्टेंट गॉड हुआ करते थे इंद्र, अग्नि और वरुण। इंद्र और पुरंद्र, इंद्र या पुरंद्र उनको बोला जाता था, जिसको कि डिस्ट्रॉयर ऑफ फोर्ट कहा जाता था। ठीक है, मतलब किला उला को नष्ट करने वाले, द मोस्ट इंपॉर्टेंट गॉड, इनको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट गॉड माना गया है। किस आधार पे हम लोग कह रहे हैं कि इंपॉर्टेंट माना गया है। तो ऋग्वेद में सबसे ज्यादा बारे में, सबसे ज्यादा जिस भगवान के बारे में मंत्र लिखे हुए हैं वो है इंद्र भगवान। 250 जो मंत्र हैं वो इंद्र भगवान के लिए लिखे गए हैं, पूरी तरह से उनको डिवोटेड हैं। और माना जाता है कि इंद्र भगवान जो है वो वार लॉर्ड भी हुआ करते हैं, युद्ध के देवता भी यही थे, है ना। और इनको वायु मतलब वर्षा का देवता भी इन्हीं को माना जाता था, तो काफी पावरफुल थे। अग्नि की जहां तक बात करें तो द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट गॉड जो है अग्नि होते थे, क्योंकि इनके बारे में भी 200 जो मंत्र हैं वो ऋग्वेद में डिवोटेड हैं। और उसके बाद आते हैं वरुण, जो कि वाटर को पर्सनिफाई करते थे, यानी कि पानी को। ठीक है, तो ये सब थे इंपॉर्टेंट गॉड। ये था रिलीजियस जो स्ट्रक्चर वहां का अर्ली ऋग्वेदिक पीरियड के बारे में। अब हम लोग बात कर रहे हैं और आगे लेके जा रहे हैं कि सूर्य के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 5 फॉर्म में उनका पूजा किया जाता है, सूर्य, सावित्री, मित्र, पुसान और विष्णु। उसमें से जो सावित्री है ना, द गॉड ऑफ लाइट जिसको कहा जाता है, वो फेमस जो गायत्री मंत्र है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, ये जो मंत्र है, ये गायत्री मंत्र, ये एड्रेस किया गया है सावित्री को ही, जो गॉड ऑफ लाइट है। और भी दूसरे गॉड और गॉडेसेस थे, जैसे कि रुद्र, द गॉड ऑफ एनिमल्स। तो रुद्र जो थे वो गॉड ऑफ एनिमल्स थे। दयाउस, वो थे ओल्डेस्ट गॉड एंड द फादर ऑफ द वर्ल्ड, सबसे पुराने गॉड। उसके बाद है यम, द गॉड ऑफ डेथ। अश्विन या नस्त्य, ये गॉड ऑफ हेल्थ या यूथ एंड इमोर्टिलिटी। अदिति, द ग्रेट मदर ऑफ गॉड्स। एंड सिंधु, द रिवर गॉडेस। तो ये सब आपको याद कर लेना है। इकोनॉमी, इकोनॉमी की बात करते हैं।
द आर्यन क्रॉस द नोमैडिक स्टेज, आर्यंस ने जो है नोमैडिक स्टेज क्रॉस कर लिया था, यानी कि वो चरवाहे से बढ़कर आगे जो है चलकर वो खेती बाड़ी करना शुरू कर दिए थे। Yet great importance was attached to herds of cattle, लेकिन फिर भी कैटल का जो ग्रुप था, यानी कि जो पशुओं का जो ग्रुप था वो फिर भी बहुत इंपॉर्टेंट था। वेरियस एनिमल्स आर डोमेस्टिकेटेड, बहुत सारे जानवरों को पालतू जानवर बनाया गया था। वैदिक पीपल जो हैं वो शायद बिल्ली या कैमल को नहीं जानते थे, कैट या कैमल के बारे में उनकी जानकारी नहीं दिखाई देती है, और शायद टाइगर भी उनको नोन नहीं था, टाइगर को भी वो जानते नहीं थे। लेकिन बहुत सारे वाइल्ड एनिमल जैसे कि शेर है ना, हाथी है ना, बोर यानी कि सुअर, ये सब सारा कुछ उनको पता था। इन ऑल प्रोबेबिलिटी वेरी लिटिल ऑफ ट्रेड वॉज देयर, अगर कहा जाए तो उस जमाने में ट्रेड जो है बहुत ही कम था। मनी एंड मार्केट वेयर नोन बट दे वेयर नॉट एक्सटेंसिवली यूज, पैसा और मार्केट पता था बट ये बहुत ज्यादा इसका चलन नहीं था। काउज एंड गोल्ड ऑर्नामेंट्स ऑफ फिक्स वैल्यूज वेयर द मीडियम ऑफ एक्सचेंज, तो अगर अदला बदली करनी भी है तो सोना का या फिर गायों का अदला बदली होता था, ये एक फिक्स वैल्यू मानी जाती थी। ठीक है, तो ये था हमारा अर्ली वैदिक पीरियड। अब आगे बढ़ते हैं, लेटर वैदिक पीरियड की तरफ बढ़ते हैं। इससे आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपको अच्छा लग रहा है, अगर आपको लग रहा है कि हाँ बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी मिल रही है, अगर आपको लगता है कि हाँ मैंने मेहनत किया है इसमें, तो आप प्लीज़ जो है लाइक करें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि बहुत सारे वीडियोस जो है मैं बनाने वाला हूं और जिसमें जो है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को बार बार देखें तो आपको ऑटोमेटिकली कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस इससे नोट थोड़ा सा बना लें और उसके बाद जो है इस वीडियो को 2-3 बार देख लेंगे तो आपको सब कुछ याद हो जाएगा। ठीक है, मैंने कोशिश की है कि सारा चीज़ मैं कवर करूँ, कम समय में जितना भी हो सका उसको मैंने कवर किया है, जो इम्पोर्टेंट मुझे लगा। इसके अलावा भी हो सकता है कि बाहर आ जाए, बट ज़्यादातर चांसेस हैं कि मैं समझता हूँ कि 70-80% जो है ये कवर मैंने कर लिया है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, लेटर वैदिक पीरियड की तरफ बढ़ते हैं। लेटर वैदिक पीरियड जो है वो 1000 बीसी से लेकर 600 बीसी तक चला। ड्यूरिंग द लेटर वैदिक पीरियड द आर्यन सेटलमेंट जो है वो लगभग पूरा नॉर्थ इंडिया कवर कर लिया था, यानी कि पहले तो जितना था एरिया उससे पूरा बड़ा एरिया हमारा कवर हो गया था, और इसी को हम लोग आर्यवर्त कहते थे। द सेंटर ऑफ कल्चर नाउ शिफ्टेड फ्रॉम सरस्वती टू गंगा, अब धीरे धीरे सरस्वती से हम लोग गंगा की तरफ जो है कल्चर शिफ्ट होने लगा, जिसको हम लोग मध्य देश कहते थे। देयर वॉज मेंशन ऑफ मोर रिवर सच एज नर्मदा, बहुत सारी नदियों का जिक्र हमने किया है उसमें। अब बाद में अर्ली वैदिक पीरियड की तुलना में लेटर वैदिक पीरियड में और दूसरे नदियों का जिक्र किया है। जैसा हमने जाना था कि अर्ली वैदिक पीरियड में हमने सबसे ज्यादा चर्चा की थी किस नदी की, सिंधु नदी की। उसके बाद जो है सबसे पीएस नदी हमने कहा था सरस्वती नदी को। गंगा का जिक्र हमने एक बार किया था। ठीक है, तो ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वहां पर। यहाँ पर जो है देखिए नई नई नदियों का हमने जिक्र करना शुरू कर दिया, नर्मदा, सदनीरा, मॉडर्न जो गंडक है उसी को सदनीरा कहा जाता था, चंबल, ये सब नदियों का जिक्र होना शुरू हो गया। और भी नए नए जो है जनपद बनना शुरू हो गए, जैसे कि कुरु, जो कि कॉम्बिनेशन ऑफ पुरुष और भरत से, मतलब पुरु और भरत का जो कॉम्बिनेशन था उसी को कुरु कहा जाता था। पंचाल, ये नया एक जनपद शुरू हो गया था, कॉम्बिनेशन ऑफ तुर्वासाज एंड क्रिव्स, तो ये सब का दोनों का कॉम्बिनेशन। काशी, ये सारा जो रीजन है ये दोआब रीजन में शुरू हो गया था फलना फूलना। तो हम लोग देखा कि लेटर वैदिक पीरियड में नॉर्थ इंडिया पूरा कवर था। ठीक है, और भी बहुत दूर तक हम लोग कवर कर लिए थे, और साथ ही साथ कुछ नए जनपद डेवलप होना शुरू गए थे, और नए नए नदियों का नाम भी हमने चेक करना शुरू कर दिया था, जिसमें कि सदनीरा, नर्मदा और चंबल है। अब एरिया और रीजन की बात करते हैं, तो लेटर वैदिक लिटरेचर जो है उसमें बताया गया कि विंध्या माउंटेन, जो कि साउदर्न माउंटेन कहा जाता है, हमारा सबसे साउदर्न पार्ट था आर्यवर्त का। रेफरेंस टू द टेरिटोरियल डिवीजन द लेटर वैदिक गिव्स 3 ब्रॉड डिवीजन, तो बाद के जो लेटर वैदिक पीरियड है उसको 3 ब्रॉड डिवीजन में, एरिया वाइज मैं बता रहा हूँ, 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है आर्यवर्त जो कि नॉर्दर्न इंडिया, जो मैंने पूरा बताया, ठीक है, नॉर्दर्न इंडिया वाला पार्ट। उसके बाद जो है मध्य देश जो सेंट्रल इंडिया वाला पार्ट, और उसके बाद दक्षिण पथ जो कि साउथ इंडिया वाला पार्ट। तो इस तरह से पूरा जो आर्यन वाला जो कवर था, ये इतना बड़ा कवर एरिया इंडिया में था। पॉलिटी की बात करें तो लार्ज किंगडम एंड स्टेटली सिटीज मेड देयर अपीयरेंस इन द लेटर वैदिक पीरियड, तो बड़े बड़े किंगडम्स, बड़े बड़े स्टेटली शहर वो यहाँ पर उत्पन्न हो गए। इन तैत्तरीय ब्राह्मण, तो तैत्तरीय ब्राह्मण हम लोग पढ़ चुके हैं ब्राह्मण क्या होता है। तो तैत्तरीय ब्राह्मण में वी नोटिस द थ्योरी ऑफ द डिवाइन ओरिजिन ऑफ किंगशिप, तो हम लोग ने यहाँ पर देखा कि ओरिजिन ऑफ किंगशिप का जो डिवाइन थ्योरी है ये हमने जाना, तैत्तरीय ब्राह्मण में लिखा हुआ है। न्यू सिविल फंक्शनरीज जो है वो हमें देखने को मिली। क्या क्या सिविल फंक्शनरीज देखने को मिली भाई, जो पुरोहित जो वहां पर हुआ करते थे, काफी इंपॉर्टेंट हुआ करते थे, वो अचानक से यहाँ पर थे, यहाँ पर भी थे, ऐसी बात नहीं है। बिसाइड द ओनली सिविनरी फंक्शंस ऑफ द वैदिक पीरियड द पुरोहित केम इनटू एग्जिस्टेंस, पुरोहित तो थे ही। दीज वेयर द भागदूत, और भी बहुत सारे दूसरे पुरोहित के अलावा वहां पर जितने थे वो सब चेंज हो गए। यहाँ पर अब जो है भागदूत बोल के एक जो कहा सकता है कि
एक सिविल फंक्शनरी जो है वो यहाँ पर चालू हो गया। भागदूत नाम का जो है एक ऑफिसर जो है वो यहाँ पर बन गया। इसका काम क्या था? कलेक्शन ऑफ टैक्स, तो टैक्स कलेक्टर कहा जाता था इसको। सूत जो सारथी यानी कि रॉयल हेराल्ड या चैरियटर जो कि रथ चलाने वाला, उसको सूत या सारथी कहा जाता था। खस्त्री, खस्त्री जो है वो चैम्बरलेन होता था, वो घर के कामकाज किया करता था, ठीक है। द अक्षवाप या कोरियर कहा जाता था, ये कोरियर करने का काम करते थे, सामान को इधर से उधर ले जाना होना। द मिलिट्री ऑफिसर्स ऑफ द ऋग्वेदिक टाइम्स जो हैं वो ऋग्वेदिक टाइम्स में सेनानी जो हुआ करते थे, जनरल, वो भी हो गए। गामनी जो है द हेड ऑफ द विलेज, ये लगातार फंक्शन कर रहे थे, ये अर्ली ऋग्वेदिक पीरियड में भी थे। लेकिन ये जो है ये वाला मैंने बताया, भागदूत, सूत या फिर खस्त्री या अक्सवाप, ये सब जो है अर्ली वैदिक पीरियड में नहीं थे, ये सब लेटर वैदिक पीरियड में डेवलप हुए। पुरोहित उस समय में भी थे और इस समय में भी थे। द पीरियड ऑल्सो सॉ द बिगिनिंग ऑफ ए रेगुलर सिस्टम ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट। हम लोगों ने इस पीरियड में देखा कि किस तरीके से रेगुलर प्रोविंशियल गवर्नमेंट शुरू हो गया। रेगुलर प्रोविंशियल गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है कि वहां पर जो एरिया थे वो सेटल्ड हो गए वहां पर, और वहां का जो प्रोविंसेस है, वहां का जो क्षेत्र है वो परमानेंट हो गया, वहां से वो लोग शासन करने लगे इन द सुजर्निटी ऑफ समवन ग्रेट किंग, ठीक है। अधिकृता वाज द विलेज ऑफिशियल्स। अधिकृता जो है वो भी एक ऑफिशियल है जो कि विलेज ऑफिशियल्स है। उग्र शायद माना जाता है कि जो उपनिषद में मेंशन किया गया है वो कोई पुलिस ऑफिशियल्स रहे होंगे लेटर वैदिक पीरियड में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द पॉपुलर कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द किंगडम वाज एक्सरसाइज थ्रू सभा एंड समिति। इस जमाने में जो है सभा और समिति के द्वारा जो है वो ज्यादातर जितना भी कंट्रोल था वो किया जाता था, जैसा कि ऋग्वेदिक पीरियड में भी होता था। इवन ड्यूरिंग द लेटर वैदिक टाइम्स किंग डिड नॉट पॉसेस ए स्टैंडिंग आर्मी। लेटर वैदिक टाइम तक भी, अभी तक भी राजाओं के पास कोई स्टैंडिंग आर्मी नहीं होती थी, यानी कि वो लोग किसी आर्मी को रख करके खिलाते पिलाते नहीं थे। जब जरूरत पड़ती युद्ध होता तो सभी को बुला लिया करते थे, इस तरह का था। द किंग प्लेड ए ग्रेट रोल इन एडमिनिस्ट्रेटिंग क्रिमिनल लॉ। राजा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता था, वो जितने भी क्रिमिनल लॉ हैं उसमें वही जो है सारा कुछ इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे, सजा देने से लेकर हर चीज तक। सोसाइटी की बात करते हैं लेटर वैदिक पीरियड में। एज द टाइम पास बाय यज्ञ बिकेम एलाबोरेट, तो जैसे जैसे समय बीतता गया यज्ञ, यज्ञ जो जिसको हम लोग यज्ञ बोलते हैं, तो यज्ञ जो है वो काफी इंपॉर्टेंट हो गया और उसको काफी बढ़ा चढ़ा के जो है बताया गया, काफी व्याख्या करके जो है बताया गया। और इमर्जेंस ऑफ कॉम्प्लिकेटेड सेरेमोनियल लीडिंग, और काफी ज्यादा, इतना ज्यादा जब यज्ञ सबको जो कॉम्प्लिकेटेड कर दिया गया, इतना सारा मंत्र उसमें जोड़ दिया गया, इतना लंबा प्रोसेस कर दिया गया यज्ञ का, तो ऑटोमेटिकली क्या हो गया कि ये कॉम्प्लिकेटेड सेरेमोनियल मतलब प्रॉब्लम आ गया कि भाई जब इतना बड़ा सेरेमनी होगा, कोई इतना बड़ा उत्सव होगा, इसमें इतने सारे यज्ञ किए जाएंगे, तो उसके लिए तो किसी को चाहिए जो सारे मंत्र जानता हो, वो जो पढ़ के सुनाए। तो उसी के हिसाब से जो है आखिरकार वो जानकार लोगों को ब्राह्मण कहा जाने लगा, ब्राह्मण कहा जाने लगा। तो आप समझ में आ गया यज्ञ कहाँ से आए। यज्ञ आए ब्राह्मणाज से, जो बुक्स हुआ करते थे उसमें से जो है उसको क्लियरली सबको सामने जो है समझाने वाले, करने वाले यज्ञ के थ्रू, ऐसा माना जाता था यज्ञ के थ्रू ही जय भगवान से हम लोग कनेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि यज्ञ जो है जिसमें अग्नि जलती है, वो अग्नि जो है ऊपर तक जाती है, और हम लोग जो है वो टेरेस्ट्रियल जो गॉड हैं, जो भगवान है, उससे जो है अग्नि, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, इंटरमीडिएट का काम करता था, तो भगवान और इंसान को जोड़ने के लिए। तो इसलिए यज्ञ का इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा बढ़ गया, और यज्ञ कराने वाले कौन? ब्राह्मण्स। ब्राह्मण्स का यहाँ पर इंपॉर्टेंस बढ़ना शुरू हुआ। एंड एज द आर्यंस एक्सपेंडेड टू द ईस्ट एंड साउथ, जैसे जैसे आर्यंस जो है वो पूर्व की तरफ और दक्षिण की तरफ बढ़ने लगे, ग्रुप ऑफ पीपल नोन एज क्षत्रियस, तो क्षत्रियस भी यहाँ पर इमर्ज होने शुरू हो गए। क्षत्रियस का काम क्या था कि उनको कन्क्वर करना था, टेरिटरीज जितनी भी क्षेत्र है उनको कन्कर करने का काम उन्हीं का था, यानी कि उसको अपने वश में करने का काम, उसको जीतने का काम, और उसको एडमिनिस्टर करने का काम। तो इस तरीके से आखिरकार देखिए अलग अलग वर्ण जो है वो आ रहे हैं। द रिमेनिंग आर्यंस फॉर्म्ड एक सेपरेट क्लास नोन एज वैश्यस, और बाकी जितने आर्यंस बचे उन्होंने जो है एक अलग क्लास बना लिया, जो बिजनेस क्लास जिसको हम लोग बोल सकते हैं, वो वैश्य बन गए। ए वर्ड ड्राइव फ्रॉम विस, तो ये विस से बना है वैश्य, जिसका मतलब होता है लोग, ठीक है। द नॉन आर्यन फॉर्म द फोर्थ क्लास, और आखिरकार जो आर्यंस नहीं थे उन्होंने फोर्थ क्लास बनाया और वो बन गए शूद्रास। तो इस तरीके से ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र का जो थ्योरी है वो सामने आता है। नेवरदलेस दिस डिवीजन ऑफ सोसाइटी वेयर नॉट रिजिड, लेकिन हाँ ये जो डिवीजन था ब्राह्मण, क्षत्रिय, है ना, वैश्य और शूद्र का, ये उतना रिजिड, इतना कठोर नहीं था, उस जमाने में चलता था, इतने भेदभाव नहीं थी। द इंस्टीट्यूशन ऑफ गोत्र दैट इज द क्लैन अपीयर्ड इन लेटर वैदिक पीरियड, जो गोत्र वाली बात हम लोग करते हैं, गोत्र कहां से आया, ये बाद में आया, लेटर वैदिक पीरियड में ही आया है। द हायर कास्ट कुड मैरी विद द लोअर वंस, जो हायर कास्ट के लोग थे वो लोअर कास्ट के लोग से मैरिज कर सकते थे, बट मैरिज विद शूद्र वाज नॉट परमिटेड, तो शूद्र के साथ मैरिज करना अलाउड नहीं था। जो अर्लीस्ट रेफरेंसेस हमें मिले हैं, यानी कि आश्रम के 4 आश्रम जो होते थे पहले इंसान के जीवन में, वो क्या क्या होते थे? 4 स्टेज, आश्रम मतलब 4 स्टेज ऑफ लाइफ, क्या क्या? ब्रह्मचार्य, गृहस्थ आश्रम, वनप्रस्थ आश्रम और
संन्यास्य आश्रम। तो ये सब जो है वो हमें मिलता है जबला उपनिषद से। तो बहुत सारे मैंने उपनिषद आपको बताए, टोटल 108 उपनिषद बताए, उसमें से एक जबला उपनिषद है, उसमें 4 आश्रम के बारे में जिक्र किया गया है, यानी कि 4 जीवन के स्टेज के बारे में जिक्र किया गया है, जिसमें से ब्रह्मचार्य जो हम लोग जाते हैं, ब्रह्मचार्य ये सब देखना, आप देखेंगे आप रामायण महाभारत में तो इसमें जिक्र किया गया, उसमें दिखाया गया है कि ब्रह्मचार्य जीवन उनको बिताना पड़ता था, ठीक है, गृहस्थ जीवन बिताना पड़ता था, फिर वानप्रस्थ जीवन बिताना पड़ता था, फिर सन्यासी बनना पड़ता था, ये दिखाया गया है। तो ये एक्चुअल में वहां पर था और ये जबला उपनिषद से हमें मिला है। द आश्रम सिस्टम वॉज फॉर्म टू अटेन 4 पुरुषार्थ। ये चारों जो आश्रम सिस्टम थे ये इंसान को 4 पुरुषार्थ पाने के लिए थे, कि वो 4 पुरुषार्थ यानी कि 4 पुरुष के ताकत पाने के लिए थे। वो चारों पुरुष की ताकत क्या थी? धर्म के, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 चीजों पर विजय प्राप्त करना था उनको, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो आपको समझ में आ गया, ये जो 4 स्टेजेस ऑफ लाइफ हैं वो जुड़े हुए थे 4 पुरुषार्थ से, और वो 4 पुरुषार्थ क्या क्या हैं? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरीके से जो है एक दूसरे से कनेक्टेड है। द स्टेटस ऑफ वुमेन डिक्लाइन, लेकिन औरतों का कंडीशन जो है वो धीरे धीरे डिक्लाइन होना शुरू हो गया था। अकॉर्डिंग टू ऐत्रेय ब्राह्मण, ऐत्रेय ब्राह्मण भी एक ब्राह्मण है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बताया गया है कि ए डॉटर इज ए सोर्स ऑफ मिजरी। इसमें लिखा गया, ऐत्रेय ब्राह्मण में लिखा गया कि एक बेटी जो है वो तकलीफ का सोर्स है, तकलीफ का जड़ है, ऐसा लिखा गया। तो ये आप सोच सकते हैं कि किस तरह की मानसिकता थी, किस तरह की थिंकिंग थी। औरतों को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं था, सही था गलत था इस पे हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे हैं, जो था वो हमने बता रहे हैं। अकॉर्डिंग टू मलत्रयानी संहिता, मलत्रयानी संहिता के अनुसार, ये संहिता में से एक संहिता है, देयर आर 3 इविल्स, 3 इविल्स उसमें लिखा हुआ है। मलत्रयानी संहिता में क्या लिखा हुआ है? लिक्वर, वुमन और डाइस, 3 इविल, 3 बुराइयां लिखी गई उसमें, शराब, औरत और पासा, पासा मतलब जो जुआ। तो आप सोच सकते हैं इसमें औरत को जो है इविल बताया गया है। तो ये सब आपको मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपको बता सकता हूं कि उस समय औरतों का कंडीशन कैसा था, ठीक है। 2 मोनोगैमी, ए मैन हैविंग 1 वाइफ, मोनोगैमी जो है वो आइडियल मानी जाती थी, यानी कि एक आदमी अगर किसी एक महिला से विवाह या परिणय सूत्र में बनता है तो वो बिल्कुल आइडियल है। बट पॉलीगैमी भी फ्रीक्वेंट थी, तो पॉलीगैमी खत्म थी ऐसी बात नहीं है, बहुत लोग पॉलीगैमी करते थे, यानी कि बहुत सारी महिलाओं से शादी करते थे। वुमेन वेयर प्रोहिबिटेड टू अटेंड द पॉलिटिकल असेंबलीज, औरतों की कंडीशन ठीक नहीं थी, आपको मैंने दिखा दिया। तो पॉलिटिकल असेंबलीज में भी औरतों को अटेंड करना अलाउ नहीं था। अब देखिए हम लोग बात कर रहे हैं कुछ हिंदू शादियों के बारे में, कैसी शादियां होती थी। ब्रह्म विवाह, तो ब्रह्म विवाह जो है उसमें क्या होता था कि अपनी जो बेटी है उसको दे दिया जाता था किसी पर्सन को विदाउट डॉरी, बिना कोई दान दहेज के अगर दे देते थे शादी तो उसको बोलते थे ब्रह्म विवाह। दैव्य विवाह, गिविंग द गर्ल टू द प्रीस्ट हिमसेल्फ इन ल्यू ऑफ हिज फीस, किसी पुजारी को, किसी ब्राह्मण को उसको मतलब फीस के रूप में, है ना, अगर आपने अपनी बेटी दे दी तो वो हो गया दैव्य विवाह, ठीक है, देवता वाला विवाह। अर्श विवाह, अर्श विवाह क्या है? गिविंग द गर्ल टू ए मैन आफ्टर एक्सेप्टिंग ए ब्राइड प्राइस, किसी पुरुष को जो पत्नी का यानी कि दुल्हन का जो प्राइस होता है, ब्राइड प्राइस आपको एक्सेप्ट करना है, मतलब लड़की का प्राइस लेकर आपको अगर आप लड़की का शादी कराते हैं तो वो होता है अर्श विवाह। प्रजापत्य विवाह, तो प्रजापत्य विवाह क्या होता था? आप किसी इंसान को अपनी मतलब लड़की का हाथ देते हैं बिना उसके ब्राइड प्राइस के, यानी कि बिना कोई पैसों के, ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद गंधर्व विवाह, लव मैरिज, जैसा कि आप जानते हैं। असुर विवाह क्या होता था? मैरिज विथ ए परचेज गर्ल, अगर आपने किसी लड़की को खरीद के लेके आया और उससे आपने शादी की खरीदने के बाद, तो ये असुर विवाह माना जाता था, अच्छा नहीं था। राक्षस विवाह, देखिए असुर, राक्षस ये सारे वही है, एक ही कैटेगरी के हैं। मैरिज विथ ए डॉटर ऑफ ए डिफीटेड किंग, मान लीजिए कि आपने लड़ाई लड़ी और युद्ध में आपने वो क्षेत्र जीत लिया और आपने उस राजा की बेटी से जो है आपने शादी कर ली, उसको किडनैप करके शादी की या आपने राजा को हरा करके शादी की उसकी बेटी से, तो इसको राक्षस विवाह ही कहा जाता था। पैशाच्य विवाह, पैशाच्य विवाह क्या होता था? अगर मान लीजिए आपने लड़की के साथ कुछ गलत किया, रेप किया और उसके बाद आपने उससे शादी की तो उसको पैशाच्य विवाह कहा जाता था। अनुलोम विवाह, अनुलोम विवाह क्या होता था? मैरिज बिटवीन ए ब्राइड ग्रूम फ्रॉम ए अपर कास्ट, मतलब ऊंची जाति का जो दूल्हा होगा वो अगर किसी नीची जाति की दुल्हन से शादी करेगा तो वो हो गया अनुलोम विवाह। और प्रतिलोम विवाह ठीक इसका उल्टा, तो ऊंची जाति की लड़की होगी और नीची जाति का लड़का होगा तो वो हो गया प्रतिलोम विवाह। तो इस तरह के कुछ मैरिज थे। ये आपको इस मैरिज के बारे में बताने का उद्देश्य ये था कि आप उस समय की सोसाइटी के बारे में आप थोड़ा सा समझ पाएं, समाज कैसा था, ठीक है। अब हम लोग धर्म के बारे में बात कर रहे हैं, ज्यादा और लंबा नहीं है, थोड़ा सा और बचा हुआ है, तो आप थोड़ा देखिए ध्यान से, बहुत इंटरेस्टिंग और काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं बता रहा हूँ। द अर्लियर डिविनिटीज इंद्र एंड अग्नि वे आर रेलिगेटेड इनटू द बैकग्राउंड वाइल प्रजापति, तो आपको याद होगा हम लोग जो हैं पहले इंद्र और अग्नि काफी इंपॉर्टेंट देवता माने जाते थे अर्ली वैदिक पीरियड में, लेकिन वो चले गए बैकग्राउंड में। अब यहाँ पर जगह जो है वो ले ली प्रजापति ने।
प्रजापति मतलब क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स, लेटर नोन एज ब्रह्मा। तो उस समय प्रजापति कहा जाता था ब्रह्मा को, ठीक है। तो प्रजापति जो है वो इंपॉर्टेंट भगवान बन गए। बाद में जो है विष्णु यानी कि पैट्रन गॉड ऑफ आर्यंस, ये आर्यंस के एकदम पैट्रन गॉड थे। और फिर रुद्र, रुद्र यानी कि लॉर्ड शिवा को रुद्र नाम था, गॉड ऑफ एनिमल्स, लेटर आइडेंटिफाइड विद शिवा या महेश। तो ब्रह्मा विष्णु महेश का जो कंसेप्ट है वो यहीं से आया, लेटर वैदिक पीरियड से। तो आपको ये एकदम क्लियर हो जाना है कि इंद्र और अग्नि जो है वो अर्ली वैदिक पीरियड में थे, बाद में जो है लॉर्ड ब्रह्मा विष्णु और महेश का जो है काल आ गया, और इंद्र अग्नि जो है उनका इंपॉर्टेंस थोड़ा थोड़ा घट गया था, ठीक है। नाउ प्रजापति बिकेम सुप्रीम गॉड, प्रजापति यानी कि ब्रह्मा जो है सबसे सुप्रीम गॉड बन गए, या पुसान भी उनको बोलते हैं। हु प्रोटेक्टेड कैटल इन द अर्ली वैदिक पीरियड, जो कि पुसान जो है वो अर्ली वैदिक पीरियड में मतलब जानवरों का जो है प्रोटेक्शन करते थे। अब वो जो है वो शूद्र के भगवान बन गए, ठीक है। बृहद्रनायिका उपनिषद में वाज द फर्स्ट वर्क टू गिव द डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रांसमाइग्रेशन यानी कि पुनर्जन्म। बृहद्रनायिका उपनिषद जो है वो पहला एक उपनिषद है जिसमें कि हमें पुनर्जन्म के बारे में पता चलता है और कर्म के बारे में पता चलता है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि सबसे इंपॉर्टेंट भगवान ब्रह्मा और विष्णु और महेश, और जो पहले जो है पुषाण जो है वहाँ पर जो जानवरों के देवता हुआ करते थे, कैटल के देवता हुआ करते थे, वो अब शूद्र के देवता हो गए। और यहाँ पर जो है पुनर्जन्म और कर्म के बारे में जो है वो हमें मिलता है बृहद्रनायिका उपनिषद से जो है हमें जानकारी मिलती है। अब आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। रत्नीनाथ, देखिए 12 रत्न थे। रत्नीनाथ मतलब 12 रत्न, शतपथ ब्राह्मण में ये लिखा हुआ है 12 रत्न के बारे में। पुरोहित जो है वो प्राइस्ट हुआ करते थे रत्नों में। महिषी यानी कि रानी हुआ करती थी। युवराज यानी कि राजकुमार यानी कि क्राउन प्रिंस हुआ करते थे। सूता यानी कि सारथी हुआ करते थे। सेनानी यानी कि जो आर्मी जनरल। ग्रामणी यानी कि हेड ऑफ द विलेज। सस्ता, सहता कह सकते हैं हम लोग, गेटमैन या चैम्बरलेन। संग्रहत्री जो है ट्रेजरर यानी कि संपत्ति को रखने वाला। भागदूत जो कलेक्टर ऑफ टैक्स। अक्सवाप जो है कुरियर वाला। पालगल जो है फ्रेंड ऑफ किंग। और गोविकर्ता जो है हेड ऑफ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। ये सब इंपॉर्टेंट वहां के रत्नीनाज हुआ करते थे, 12 रत्न, ठीक है। द अर्ली सिंपल सेरेमोनियल ऑफ ऋग्वेदिक पीरियड गेव प्लेस टू एलाबोरेट सैक्रिफाइस रिक्वायरिंग द सर्विस ऑफ एज मेनी एज 17 प्राइस्ट। इन द लेटर वैदिक एंड ब्राह्मण सेक्रीफाइस यज्ञ एंड केम इनटू प्रोविनेंस। तो अर्ली वैदिक पीरियड में जो है सेरेमोनियल जो है वो तो होता ही था, लेकिन बाद में जब इसको बहुत ही इलाबोरेट तरीके से जो है सेक्रीफाइस को बढ़ाया गया, यानी कि जो बलि है या जो यज्ञ है उसको किया गया, तो उसमें जो है आखिरकार बाद में जो है ब्राह्मण्स का जो है डेवलपमेंट हुआ और यज्ञ जो है वो काफी ज्यादा फेमस होने लगे। आगे बढ़ते हैं, और ये है लास्ट हमारा स्लाइड इकोनॉमी के बारे में। लैंड हैड नाउ बिकम मोर वैल्यूएबल देन काउज, अब जमीन काफी इंपॉर्टेंट हो गई थी। एग्रीकल्चर बिगेन टू रिप्लेस रियरिंग ऑफ कैटल, एग्रीकल्चर जो है अब धीरे धीरे आने लगा था। पहले तो हम लोग अर्ली वैदिक पीरियड में हमने देखा था कि कैटल हम लोग जो है पालते थे, लेकिन अब एग्रीकल्चर ने जगह ले ली थी। जो प्लॉ जो था वो 24-24 बैलों के द्वारा खींचा जाता था, ऐसा हल भी होता था वहां पर। मैनुअर जो है वो सबको पता था। राइस, बार्ली, बीन्स, सीसम, व्हीट ये सब कल्टीवेट किए जाते थे। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट सेरेल्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट अनाज हैं जो कल्टीवेट किए जाते थे। Production of goods advanced as indicated by a new occupation like fisherman, washerman, dyers, doorkeepers and footmen। तो ये सब भी जो है हम लोग देखने को मिलता है कि नए नए ऑक्यूपेशन यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। मछुआरे दिखाई दे रहे हैं, धोबी दिखाई दे रहे हैं, सुखाने वाले दिखाई दे रहे हैं, दरबान दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, पैदल चलने वाले सैनिक दिखाई दे रहे हैं। इंडिकेटिंग स्पेशलाइजेशन डिस्टिंक्शन ड्रॉन बिटवीन द चैरियट मेकर एंड द कारपेंटर। अब हम लोग को दिखाई दे रहा है कि जो रथ बनाने वाला है वो अलग है, कारपेंटर जो है वो अलग है ना। तो हम लोग को सब कुछ अलग अलग दिखाई दे रहा है। यहाँ पर एडवांसमेंट जो है हमारे नॉलेज के बारे में, मेटल्स के बारे में जो है हमारा एडवांसमेंट हो गया था, हमें काफ़ी नॉलेज आ गया था। हम लोग टीन, सिल्वर, आयरन जो है मेंशन ऑफ टीन, सिल्वर एंड आयरन वाज मेड अपार्ट फ्रॉम गोल्ड एंड अयस। तो सिल्वर, टीन, आयरन के बारे में भी जिक्र किया गया है वेदों में, है ना, ऋग्वेद में खास करके, ठीक है। और गोल्ड और अयास यहाँ के बाद भी के बारे में भी किया ही गया है। तो सोना और अयास, अयास मतलब क्या होता था, या फिर कॉपर या फिर आयरन को बोला गया है, क्लियर नहीं है, मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन ऋग्वेद में इसका जिक्र है। तो इससे पता चलता है कि इन सब चीज़ों का इस्तेमाल भी करते थे। Evidence was there regarding organization of merchant into guilds because of reference to the corporation guns and aldermen, sestries and PGW। तो यहाँ पर जो है दिखाई देता है काफ़ी सारा एविडेंसेस जो है हमें दिखाई देता है, व्यापारियों का भी दिखाई देता है, ठीक है। और भी वहाँ पर जो कल्चर जो हमें मिला है, कुछ कुछ जो पॉट्स मिले हैं वो पेंटेड ग्रे वेयर वाले पॉट्स के कैटेगरी में आते हैं, ठीक है, ग्रे कलर के पेंट किए गए हैं। तो आई थिंक कि हम लोगों ने जो है वो कंप्लीट कर लिया है आज वैदिक पीरियड, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये पढ़ के अच्छा लगा होगा, थोड़ी जानकारी मिली होगी। अगर आपको लगता है कि आपको अच्छा लगा और मेरी मेहनत जो है यहाँ पर रंग लाई है, और तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को जो है लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। मेरा चैनल का नाम है फ्री एजुकेशन।
जो कि मैं फ्री में ही दे रहा हूँ और इसमें कोई तरह के चार्जेस नहीं है। आपको बस लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब इसलिए करना है क्योंकि आपको अगला वीडियो जो आए उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए, ठीक है? कई बार होता है कि जो सब्सक्राइब नहीं किए रहते हैं तो उनको नोटिफिकेशन मिलता नहीं है, अगला वीडियो आया कि नहीं आया। तो इसलिए आप उसको अगर सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको जल्दी से जल्दी आपको सूचना मिल जाएगी। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में और एंशिएंट हिस्ट्री हम लोग जारी रखेंगे। साथ ही साथ मैं एक और सूचना दे दे रहा हूँ कि पेपर 1 की जो एंशिएंट हिस्ट्री है, जेपीएससी को ध्यान में रखते हुए मैं बात कर रहा हूँ, उसको तो हम लोग कंटिन्यू रखेंगे ही। साथ ही साथ हम एक और नई सीरीज शुरू करने वाले हैं जो कि पेपर 2 यानी कि झारखंड से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, फैक्ट्स हैं, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, वो सारा चीज़ हम लोग कवर करेंगे एक दूसरी सीरीज ऑफ वीडियोज़ में। वो भी साथ-साथ सॉरी पैरेलली जो है हम लोग जारी रखेंगे, ठीक है? तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी